फोक्स एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम और उसके बाद उसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। आज मैं आपके साथ उसी पर बात कर रहा हूं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है, इसका प्रादुर्भाव, इसका जन्म कैसे हुआ, व्हाट वाज द नीड, हाउ दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड and how the people can take the maximum benefit under this scheme. What is employee pension scheme? The employee pension scheme is a scheme by Employees Provident Fund Organization। जो EPFO है उसी की एक स्कीम है जो प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा है और उसका सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा एम्प्लॉय को उसके परिवार को देना उसका मुख्य उद्देश्य है। और इस स्कीम के जो मेन प्रोविजन हैं वह दो हैं। नंबर 1 कि कम से कम एम्प्लॉय की 10 साल की सर्विस हो और उसकी एज रिटायरमेंट के लिए 58 ईयर्स है। तो यह है हमारी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मोटी मोटी दो खूबियां हैं। इसका फंड कैसे जनरेट होता है, आइए उस बात को बात करते हैं। The Employee Pension Scheme 1995 is a defined contribution, defined benefit social security scheme। इसका तात्पर्य यह है कि इसका कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा वो भी डिफाइंड है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी डिफाइंड है। अब इसका जो कॉर्पस है वो एम्प्लॉय पेंशन फंड का जो कंट्रीब्यूशन आता है, जो एम्प्लॉयर का 8.33 प्रोविडेंट फंड का पोर्शन है उसमें से जमा होता है। नंबर 2, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द बजटरी सपोर्ट 1.6% ऑफ द वेजेस इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐड करती है और यह अमाउंट केवल 15,000 तक की सैलरी पर काटी जाती है। यह जो हमारी ओरिजिनल स्कीम थी 1995 की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है उसके बाद इसमें काफी कुछ बदलाव आ गया है और भारत सरकार समय समय पर या EPFO अथॉरिटीज समय समय पर इसमें काफी बदलाव करती भी रहती हैं। और यह फंड जो अपनी स्कीम है उसके पैराग्राफ 32 की प्रोविजंस के अनुसार इकट्ठा किया जाता है और इसको बार बार गवर्नमेंट अमेंड करती रहती है। 31/3/19 तक के लिए इस फंड को एक डिजाइन किया, उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यदि इसमें कोई एक्चुअल डेफिसिट आएगा तब इसमें फिर कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं। यदि सरप्लस होगा तो भी और कम पड़ेगा तब भी। हु इज एलिजिबल? इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है? इसकी दो कंडीशन है। नंबर 1, वन मस्ट बी एटलीस्ट 58 ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले उसको 58 साल का होना आवश्यक है। वह जॉब में है या जॉब से रिटायर पहले हो चुका है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन पड़ा है तो भी उसको 58 के बाद ही पेंशन मिलेगी। रिड्यूस्ड पेंशन की बात आगे करते हैं। In case of non-payment of pension for 2 years before the age of 60, the pension will be receivable at an additional rate of 4% annually। इसके लिए जो 2 साल के बाद लेगा, 58 साल की कुछ जगह रिटायरमेंट एज है, कुछ जगह है ये 60 साल है, तो जो 60 साल तक कंट्रीब्यूशन देगा और तो उसको 4% एनुअली उसको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का बेनिफिट अतिरिक्त रूप से मिलेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज ओनली एलिजिबल इफ एनी इंडिविजुअल हैज कंप्लीटेड एट 10 years ऑफ सर्विस। दूसरी कंडीशन इसके लिए है कि उसने कम से कम 10 साल की सर्विस, 10 साल का सेवा काल उसका होना अति आवश्यक है। तो इसके लिए दो हो गई, 58 साल की उम्र और कम से कम 10 साल की सर्विस। अब ये हाउ मच पेंशन विल आई गेट फ्रॉम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, मैं इस स्कीम के तहत कितना पेंशन पाऊंगा, तो इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है।
एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी का मतलब है, एवरेज सैलरी मीन्स एवरेज बेसिक सैलरी प्लस डीए। कुछ लोग इसे स्पेशल अलाउंस कहते हैं, कुछ लोग और भी नाम देते हैं। अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 50% तक करने की बात कर चल रही है। तो एवरेज सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस, वह कम से कम 10 साल और उससे अधिक जितनी भी होगी, और यदि वह 20 साल से अधिक है तो उसमें 2 और ऐड हो जाता है, डिवाइडेड बाय 70। उसको यदि हम 70 से भाग करते हैं तो जो भी उसका पैसा आएगा वो सैलरी वो पेंशन उसको मिलेगी। और यहाँ जो हमने एवरेज सैलरी की बात की है वह पिछले 12 महीने की उसकी एवरेज सैलरी का होना आवश्यक है। तो यहाँ कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन चीजों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। और वह एक इसमें एक हिडन फॉर्मूला यह भी है कि यह स्कीम 1995 में नवंबर में लागू की गई थी। उसके बाद यह स्कीम ऑप्शनल थी। इसमें बार बार बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। एक एक कर उन अमेंडमेंटों की चर्चा भी हम आज वर्तमान में स्थिति क्या है वहां तक करेंगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है? जो 1972 की स्कीम थी उसमें केवल एम्प्लॉय की डेथ में एम्प्लॉय की फैमिली को पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें 1995 की जो स्कीम है इसमें 4 बड़े बेनिफिट हैं। नंबर 1, रिसीव पेंशन ऑन रिटायरमेंट। एम्प्लॉय जब खुद रिटायर होता है तो उसको खुद को पेंशन मिलने लगी है। जब भी वह 58 साल का होता है, जहाँ 58 साल की उम्र है तो वहाँ 58, जो मैंने बताया जहाँ 60 साल की है और वो 60 साल तक कंट्रीब्यूशन देता है तो 4% अतिरिक्त लाभ के साथ उसे वो पेंशन मिलेगी। लेकिन उसके लिए कम से कम 10 साल की सर्विस होना आवश्यक है। तो यह स्कीम 1995 में दिसंबर में लागू हुई। इसीलिए यदि 95 से देखें तो 2005 के बाद इस स्कीम का बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। अब उसकी सर्विस में जितना ज्यादा लंबा पीरियड होगा उतना उसको अधिक बेनिफिट मिलेगा। जो आजकल लोग रिटायर हो रहे हैं उनको इसमें अच्छी पेंशन मिल रही है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है, रिसीव पेंशन ऑन लीविंग सर्विस बिफोर बिकमिंग एलिजिबल फॉर मंथली पेंशन। जो मैं शॉर्ट पेंशन की बात कर रहा था वह यहाँ है कि यदि किसी आदमी ने 10 साल जॉब करके और नौकरी छोड़ दी और अपना पैसा उसने नहीं निकाला, उसने अपना सर्टिफिकेट लेकर अपने पास रख लिया, तो 58 साल पूरे होने पर उसको पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत स्वतः मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरा इसका है, रिसीव पेंशन ऑन टोटल डिसेबलमेंट विद इन द सर्विस टेन्योर। यदि किसी आदमी की, किसी एम्प्लॉय की कोई परमानेंट 100% डिसेबलमेंट हो जाए तो उसको भी इसमें पेंशन मिलती है। टेम्परेरी में भी यदि वह काम नहीं करता है तो इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट हैं। नंबर 4 है इसमें, पेंशन फॉर द फैमिली आफ्टर यू। आफ्टर यू मीन्स किसी की किन्हीं कारणों से ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट डेथ हो जाए, जब वह सर्विस में था, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो इंसिडेंटल एक्सीडेंटल डेथ हो, ऑन द जॉब हो, ऑफ द जॉब हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब डेथ से है तो उसको पेंशन मिलेगी। अब उसमें विडो पेंशन है और फिर चाइल्ड पेंशन है, उसमें डिपेंडेंट पेंशन है, उसके अलग अलग रूप हैं, उनको अलग समझेंगे। उसके बाद आते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ पेंशन अंडर द पेंशन स्कीम। तो सबसे पहले आदमी को खुद को पेंशन मिलती है और दूसरी है विडो पेंशन। डेथ में विडो को पेंशन मिलेगी। यदि विडो है तो विडो और विडो है तो विडोवर, दोनों को, स्पाउस को पेंशन मिलती है। दूसरा, 2 बच्चों को ये चाइल्ड पेंशन मिलती है। उसमें एक कंडीशन है कि यदि लड़का है तो वह 25 साल का पूरा होने पर बंद हो जाएगी और लड़की है तो शादी होने पर बंद हो जाएगी। यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो पहले 2 को मिलेगी। जब 2 में से या तो लड़की की शादी हो जाए या 25 साल का लड़का हो जाए, उसके बाद जो तीसरा आएगा
बचे हुए पीरियड के लिए उसको पेंशन। तीसरी इसमें है ऑर्फन पेंशन। किसी के माँ और बाप दोनों ही यदि खत्म हो जाए तो बच्चों को ऑर्फन पेंशन मिलती है, जो चाइल्ड पेंशन से अधिक होती है। नंबर 4 है रिड्यूस पेंशन। यदि किसी आदमी ने अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूशन जमा किया, 10 साल जॉब कर लिया, लेकिन उसका रिटायरमेंट की 58 की एज नहीं हुई, उस पीरियड में वह अपनी रिड्यूस पेंशन यदि बनवाना चाहता है तो बन सकती है, लेकिन उसमें लेके स्लेस्ड बाई 4% एवरी ईयर। तो 58 से पहले जितनी जल्दी बनवाएंगे, हर साल के हिसाब से आपकी जो पेंशन बनी है उसकी 4% कम होती चली जाएगी। तो इस स्कीम को लोग ऑप्ट तो करते हैं, लेकिन नंबर बहुत कम होता है। तो मोटा मोटा ये 4 पेंशन है। जो मैंने अभी डिपेंडेंट पेंशन की भी बात की कि किसी की ना तो विडो है, ना चिल्ड्रन है, माँ बाप थे, यंग एज में डेथ होगी तो डिपेंडेंट को पेंशन मिलती है। तो अलग अलग रूल्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से सरकार समय समय पर उनमें बदलाव लाती रहती है। पूरा स्कीम समझने के लिए आपको मेरा जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर एक दूसरा वीडियो है वह देखना और समझना पड़ेगा। आज हम इसमें बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके इम्पैक्ट क्या आए हैं, उनको समझना है, क्योंकि उसको लेकर लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है। तो अभी 4 नवंबर 2022 को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मिस्टर RC गुप्ता के केस में लैंडमार्क जजमेंट दिया है। और वह जजमेंट, इसकी जो मूल स्ट्रक्चर था, जो क्लॉज 11(3) में था कि डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी, जिसको लेकर विवाद था। पहले ये था, जो ओरिजिनल स्कीम है 1995 की, द मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी शैल बी लिमिटेड टू 15,000 रुपीज पर मंथ। केवल 15,000 तक फैमिली पेंशन का कंट्रीब्यूशन जाएगा, बाकी सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा। और यहाँ केवल 15,000 तक पेंशन मिलेगी, जिसको चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, इस लोगों ने नीचे से लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक आए, बार बार इसमें बहुत सारा लिटिगेशन हुआ। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह 4/11/22 को जो स्पेशल पिटीशन थी, नंबर था 8658 और 8659, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आई थी। मिस्टर RC गुप्ता का केस ये बहुत पॉपुलर केस है। इसमें कुछ जो हाईलाइट है मैं आपके साथ उनकी बात कर रहा हूं। 3.5 लाख पेंशनर्स ऐसे मर चुके थे कि जिनको लेजिटिमेट पेंशन और जस्टिस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उनकी सैलरी उस समय 15,000 से अधिक थी। ना तो एम्प्लॉयर ने इस बात को ध्यान दिया, ना एम्प्लॉय ने सोचा, और उनको पेंशन से वो उनका परिवार वंचित रह गया। नंबर इज वेरी बिग, 3.5 लाख। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सैलरी। अब आपकी जितनी सैलरी है उस पर बेसिक प्लस DA पर वह 20,000 हो सकती है, 25,000 हो सकती है, 30,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है। आप जहां तक कटवाना चाहें वहां तक वह अब कटवा सकते हैं। तो जो 15,000 की लिमिट थी वह अब खत्म हो गई। तो अब पेंशन भी बहुत बढ़ जाएगी। जो 15,000 की जगह यदि मैं 50,000 पर पेंशन का फंड जमा करूंगा तो मेरे को पेंशन भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो पेंशन मैनी फोल्ड्स में अब बढ़ जाएगी। जब भी कभी लोग जो आज कटाना चालू करेंगे और 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद रिटायर होंगे, तो उनका कॉर्पस प्लस इंटरेस्ट इतना अधिक होगा कि उनको बहुत अच्छी पेंशन मिलने लगेगी। नेक्स्ट है, EPFO विल टेक करेक्टिव एक्शन टू अमेंड द स्कीम एज पर ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर में लिख दिया है कि अब इसके बाद कोई इस पर केस नहीं होगा। इसके लिए EPFO डिपार्टमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ बदलाव लाएगा। तो यह एम्प्लॉयज का एक बड़ी जीत थी, और अब इस पेंशन के बेनिफिट लोगों में मिलेंगे। यह पेंशन पहले से और ज्यादा पॉपुलर होगी। उन्होंने वन टाइम बेनिफिट भी दिया है कि एक पीरियड दिया है स्पेसिफिक, जिसमें लोग अपना पुराना
कंट्रीब्यूशन प्लस उस पर जो इंटरेस्ट अकॉर्ड हो चुका होता, वो सब यदि जमा कराएं तो वो इस पेंशन का बेनिफिट अब ले सकते हैं। लेकिन वह एक लिमिटेड लोगों के लिए, लिमिटेड क्लास के एम्प्लॉय के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए है। लेकिन अब से आप इसे हर एम्प्लॉय के लिए यह ओपन है, हर एम्प्लॉय इसका बेनिफिट ले सकता है, हायर सैलरी पर अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन जमा कर सकता है, रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन पा सकता है। तो यह अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देकर लोगों में बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है, और ईपीएफओ अपने यहां अमेंड कर इस स्कीम को और सुदृढ़, सुलभ और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के तहत और मजबूत बनाने के लिए कार्य करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, और आपको यदि इससे अधिक जानना है या और गहराई में इसको समझना है तो आप वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर को मेल से या मोबाइल से अपना मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बुलाकर आप समझ सकते हैं। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर सदैव आपके साथ इन कामों में जुड़ी हुई और एक अच्छा कंजीनियल एनवायरनमेंट बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर। हमारा नारा है, वी आर योर